तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और उपसर्ग में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी पूछ लेते हैं। देखिए, एक शब्द होता है अनुज, एक होता है अटल, एक होता है अनुगामी और एक होता है अनपढ़। तो ये 4 शब्द हैं। इनमें आपको ये बताना है कि ए उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। फिर से सुनिएगा, ए उपसर्ग का प्रयोग इन चारों शब्दों में से किस शब्द में किया गया है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक क्वेश्चन है, इनमें लास्ट में दिया हुआ है। वो कौन कौन से शब्द हैं? अनुज, अटल, अनुगामी और अनपढ़। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं जिसका आगे और विभाजन नहीं हो सकता। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है। उप और प्लस सर्ग, इनमें भी मूल शब्द कौन सा है? सर्ग, जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। ये सर्ग का अर्थ होता है। जैसे उप प्लस हार, उपहार। उपसर्ग के भेद कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के उपसर्ग के प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। देखिए, 2 शब्द आपको मिलेंगे, आपको जानकारी होगी इनके बारे में। एक तो होता है तत्सम और दूसरा होता है तद्भव। क्या डिफरेंस है? देखिए, जो पहले तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा से, इसको भी अगर हम संधि विच्छेद करें तो तत् प्लस सम यानी उसके समान, और तद्भव तो यानी उससे उत्पन्न। तो तत्सम शब्द का अर्थ होता है जो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज हमने ग्रहण कर लिए हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम। जैसे अग्नि। तो कई भाषाएं हैं, सभी भारतीय जो भी भाषाएं हैं उनका उद्भव संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो एज इट इज सभी भाषाओं में, चाहे वो कोई सी भाषा हो, कोंकणी हो, चाहे कोई सी भी हो, उड़िया हो, हिंदी हो, कई शब्द एज इट इज स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम। और एक होता है तद्भव, जो कि उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो जो कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, वक्त के साथ वो शब्द थोड़ा सा बदल गए। जैसे मूल शब्द है अग्नि, ये तो हो गया तत्सम, और समय के साथ और परिस्थितियों के साथ ये शब्द क्या हो गया? आग। तो आग हो जाएगा तद्भव। जैसे ग्राम, तो ग्राम कैसा शब्द है? तत्सम, मूल शब्द है, और क्या हो गया बोलचाल में? गांव हो गया। ग्राम से क्या हो गया? गांव। तो एक प्रकार से आप इसको मुख सुख भी कह सकते हैं कि जो शब्द हमें बोलीचाली में आसान लगे, हमने उसी प्रकार से धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते गए और उनको उसी रूप में बदलाव या जो चेंज है वो होता गया। तो आइए आगे करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अप, आदि। अब कौन कौन से हैं संस्कृत के उपसर्ग? सबसे पहला है अति। अति का अर्थ क्या होता है? उप, अधिक या परे, ये इसका अर्थ है। और इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? देखिए, आपसे क्वेश्चन जो है वो 2-3 प्रकार के बनेंगे उपसर्गों में। या तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस में इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कोई भी उपसर्ग का नाम दे देगा और 4 वर्ड आपके सामने रख देगा वो। या फिर वो ये पूछ सकता है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो जो अपने आप में संपूर्ण शब्द हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। देखिए, जिस बालक का संधि वाला जो टॉपिक है, संधि और संधि विच्छेद,
ये पूरे हिंदी का सार अगर आप कहेंगे, अगर नींव कहें तो वो संधि विच्छेद है, जिसका संधि विच्छेद या संधि जितना शानदार होगा उसके लिए पूरी हिंदी उतनी आसान होगी। अधि शब्द का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। अनु शब्द का अर्थ होता है सादृश्य या पीछे। बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अनुकरण है, अनु से अनुसंधान, अनु से अनुयायी, अनु से अनुग्रह और अनु से अनुज। उसके बाद आता है अप। अप का अर्थ होता है निरादर या दीनता, अपमान, अपयश, अपव्यय और अपकीर्ति। तो ये सब किससे बनने वाले हैं? अप। अपि शब्द का अर्थ होता है निश्चय या भी, अपितु, अपिधान, अपिहित, अपिहित मतलब ढका हुआ। अभि का अर्थ होता है पास या सामने, अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख और अभियान। तो ये सब किससे बनने वाले हैं? अभि से। उसके बाद में आता है अव। अव का अर्थ होता है अनादर या हीनता, अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ का अर्थ होता है पूर्ण, विपरीत, सीमा। तो आ से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन और आभार। उद, तो उद का मतलब होता है उच्चता, ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो उद से देखिए उदार, उत्सर्ग, उत्साह है। तो आपसे अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछे कि उत्साह में कौन सा उपसर्ग है, तो वहाँ वो उत भी दे सकता है आपको। जिसकी संधि जितनी शानदार है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, तो उसी प्रकार से तो उत दे देगा और एक जगह देगा उद। तो उत्साह में देखने में लगता है कि उत होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, उद से बनेगा ये। उत्साह है, उद्धार, उत्थान, उत्तम। उसके बाद आता है उप। उप का अर्थ है समीपता, सहायता, गौण, उपहार, उपवास, उपदेश। दुर या दुष, निंदा, कठिनाई, बुरा, दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म और दुष्चरित्र। नी छोटा नहीं है, तो ये उपसर्ग है। अर्थ क्या होता है? निषेध या अधिकता। बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? निवारण, निषेध, निलय। निर या निस, निषेध, रहित या बिना, ये इसका अर्थ है। और बनने वाले शब्द निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम और निस्तेज। प्र उपसर्ग से कौन कौन सा, इसका अर्थ क्या है? अधिक, आगे, ऊपर। और बनने वाले शब्द कौन से हैं? प्रहार, प्रबल, प्रयोग। उसके बाद आता है प्रति। प्रति का समानता या प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। फिर आता है परा, यानी विपरीत, उल्टा, पीछे। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, ये शब्द परा शब्द से बनने वाले हैं। परि, परि के होता है चारों ओर। अब पढ़ते हैं पर्यावरण, तो वो किससे बना है? परि शब्द से मिलके बना है। तो परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। सम का अर्थ होता है पूर्णता या सुंदर। और बनने वाले शब्द संयोग, सम्मान, संसार। उसके बाद आता है शु, शुभ, अच्छा, सहज। और बनने वाले शब्द सुयोग, सुलभ और सुगम। फिर आता है वि, विशेष या अभाव, विदेश, विहीन, विभाग। स्व, अपना या निजी। कौन कौन से शब्द हैं? स्वतंत्र, स्वदेश और स्वार्थ। इसके बाद में देखिएगा संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है। तो जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ हैं उनमें उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। उसके बाद है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके उपसर्गों का निर्माण किया है, यानी तद्भव। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तत्सम और तद्भव में अंतर।
कौन कौन से हैं हिंदी के उपसर्ग? ए, तो ए का अर्थ होता है नहीं। शब्द कौन कौन से हैं? अकाज, अचेत, अटल। उसके बाद आता है ऊ से ऊंचा। अब इससे बनने वाले जो हैं शब्द हैं उछालना, उतारना, उजड़ना। औ, बुरा या नीचे। औगुण, औघट, औसर। अन का अर्थ होता है बिना। और कौन कौन से ऐसे शब्द बन जाएंगे? तो अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। उसके बाद आता है अध। तो अध का अर्थ होता है आधा। आधा का इसमें क्या बन जाएगा? अध से अधमरा, अधखिला, अधपका। अध तो आगे विसर्ग लगा हुआ है नीचे। अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उसके बाद आता है उन का अर्थ होता है एक कम। 59, 49, 79। कै या कु का अर्थ होता है बुरा या कठिन। कपूत, कुढंग, कुचाल। नी का अर्थ होता है विपरीत। निडर, निशान, निपट। सह या सु का अर्थ होता है अच्छा। सपूत, सजल, सजीव, सुय, सुकांत। बर का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा। भरपूर, भरसक, भरमार। चौ का अर्थ होता है चार। चौमासा, चौराहा, चौकट। तो सिर्फ चौ शब्द से बनने वाले हैं। उसके बाद है छोटी ती यानी तीन। तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दो, दुनाली, दुरंगा, दुमुहा। पर यानी दूसरा। पर हित, पर सुख, पर काज। छोटा ये बी है बिन यानी निषेध, अभाव। बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा। चिर यानी सदैव। चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। बहु यानी ज्यादा या अधिक। बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। सह का अर्थ होता है साथ। सहचर, सहगामी, सहयोग। स्व का अर्थ होता है अपना। शब्देश, स्वराज और स्वभाव। इसके बाद में हम बात करते हैं उर्दू यानी विदेशी उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग की प्रयुक्त होने लगे हैं। सबसे पहला उपसर्ग आता है अल का अर्थ होता है निश्चित। अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना का अर्थ होता है रहित, नालायक, नापसंद, नापाक। एन का मतलब होता है ठीक, एन वक्त, इनायनत, एन मुखा। ला का अर्थ होता है बिना, लाचार, लाजवाब और लापता। बद का अर्थ होता है रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ, बाकायदा, बा अदब और बा इज्जत। उसके बाद आता है गैर, रहित या भिन्न। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर, कम सीन, कम अकल। हम का अर्थ होता है साथ, हमदम, हम सफ़र, हम राह है। बिल्ला का अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिला शक और बिला कसूर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है बे का अर्थ होता है अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। दर यानी में, दरअसल, दरकार, दरवेश। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। बै का अर्थ होता है साथ या पर, बदस्तूर, बतौर, बशर्त। सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक का अर्थ होता है भला, नेक दिल, नेक नियत और नेक नाम। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, हेडमास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब का अर्थ होता है उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। और हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। और जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। तो ये कई शब्द एज इट इज़ ले लिए गए हैं, इंग्लिश हो या उर्दू हो। तो दोस्तों ये थे जो इसमें दिए हुए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक में, पुस्तक में, ये सारे इतने नाम हैं। तो ये तो कम से कम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी आपके पास बुक है आप उसको पढ़ लें, लेकिन ये तो कम से कम सभी शब्द आपको अच्छे से याद हों। और इनमें क्वेश्चन 2-3 प्रकार से बनेगा। या तो ये पूछेगा कि उपसर्ग का नाम दे देगा और कि किस शब्द में इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में पूछा था।
या फिर ऐसे दे देगा कि कौन से शब्द जो हैं किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार से ये जो टॉपिक हैं कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हल्के टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनको 2 4 5 बार अगर आप थोड़ा थोड़ा साथ में देखते रहें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। 4 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो 4 में से 4 आपके सही हो, इस तरह का प्रयास आपको करना चाहिए। किसी लापरवाही की वजह से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। थोड़ा इनका रिवीजन आप साथ साथ करते रहें थोड़ी देर के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।